आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पत्रिका जो है परिवर्तन पत्रिका की पहल पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम की शुरुआत आज से की जा रही है। महेश जी ने ये पहल की और इस पहल का उद्देश्य था कि हम आज के जो युवा हैं, इस पूरी पहल में सिर्फ युवाओं के लाइवों को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है और उनके विचार हैं और जो नए भी हैं और मौलिक भी हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को या आधुनिक संदर्भ में चीज़ों को देखने की जो युवा दृष्टि है वो किस ओर है, या किसी विषय को देश के युवा किस तरीके से देखते हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ युवाओं को इस फेसबुक कार्यक्रम के लिए और ये मोबिन भाई का मैसेज आ रहा है। मैं बाकी के साथियों से कहूँगा कि कोई भाई उन्हें मेंशन कर दे और थोड़ा वेट भी करेंगे हम, ताकि बाकी के साथी जो हैं वो लाइव हमारे साथ आए देखने के लिए। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ क्लियर है और तो मुझे थोड़ा सा मैसेज करके थोड़ा सा इंटीमेट करें कि आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है। और अपने साथियों को इसमें इनवाइट करने का ऑप्शन होता है, तो ग्रुप के जो साथी हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। फ़िलहाल 15 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में ही मुझे दिख रहे हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस पहल की कि महेश जी ने बहुत अच्छी पहल की कि आधुनिक चीज़ों को आधुनिक संदर्भ में और वर्तमान में युवा देश की समस्याओं को या साहित्य और कला को किस दृष्टि से देखते हैं। इस इसलिए उन्होंने पहल करी कि भाई युवाओं को हम एक मंच दें। तो ये बहुत अभिनव पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत किया भी जाना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं कि बड़े साहित्यकारों के लिए मंच है। हमारा किसी से कोई युवाओं का कहीं किसी तरीके का कोई टकराव नहीं है, लेकिन चूंकि एक मंच की समस्या होती है कि आप अपनी विचार अभिव्यक्ति को कहाँ रखें। तो बड़े साहित्यकारों के लिए तमाम तरह के मंच हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जो ये दौर है और इस कोविड-19 के दौर में ये तय है कि हमारी कई प्रणालियां, शिक्षण अधिगम की भी और तमाम तरह की हमें माध्यम बदलने होंगे और जो आईटी के टूल्स हैं उनको हम अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं तो बेहतर है। तो इसी दृष्टि से कई लोगों ने शुरुआत करी, मैं कई ग्रुप्स पे देखता हूँ। इस परिवर्तन पत्रिका के माध्यम से शुक्रिया दीपक जी, हिरण्या जी, ओके, नमस्कार मोहन भाई, ओके, मेरी आवाज़ आ रही है, थैंक यू, नमस्कार, हरिओम। तो दोस्तों, मैं कह ये रहा था कि ये जो पहल है कि युवा किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, इस दृष्टि से युवाओं को मंच देने की दृष्टि से मैं महेश जी का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। मैं अपने लाइव के शुरुआत से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज पहला लाइव है और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम का शुभारंभ मानिए आप। इसके बाद कल डॉक्टर हिरण्य हेमकर जी जो हैं वो व्यंग्य की मारकता और उपयोगिता पर लाइव आएंगे, जो अभी भी लाइव देख रहे हैं।
फिर उसके बाद 10 मई को रितिका गुप्ता जो है साहित्य और सोशल मीडिया विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। समय सबका 8 बजे है रात को, जो अभी फिलहाल जो टाइम है। उसके बाद 11 मई सोमवार को आकांक्षा भट्ट है जो प्रभा खेतान का कथा साहित्य और स्त्री की आज़ादी विषय पर अपनी बात रखेंगी। इसके बाद 12 मई को मोबिन जोहराउद्दीन वेब सीरीज कला मनोरंजन और प्रोपेगेंडा विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर दीपक कुमार समकालीन समीक्षा के प्रतिमान और नामवर सिंह पर 13 मई को अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद 14 मई को इस पहले फेज कार्यक्रम के पहले फेज के जो अंतिम वक्ता हैं वो महेश जी होंगे जो हिंदी सिनेमा और निगमीय पूंजीवाद पर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करना चाहूँगा कि आज जो हमारा जनरली हम ये मानेंगे कि वैसे तो कोई समय सीमा नहीं रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम साथ साथ बाद में जो कमेंट आए या किसी के सवाल जवाब हैं उन पर भी लास्ट में वक्ता अपनी बात रखेंगे। मैं भी अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और आप किसी भी तरह के कोई सवाल हो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिए मुझे। मैं जब लाइव खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके बाद मैं उन सवालों को लूँगा और हम एक संवाद की स्थिति तक पहुँचेंगे। परिवर्तन पत्रिका की इस पहल पर परिवर्तन को लेकर ही मैं अपनी बात की शुरुआत मुक्ति बोध जी के कोटेशन से करूंगा, जो उन्होंने एक परिवर्तन क्यों जरूरी है विचारों में, इसको लेकर उन्होंने अपनी जो विवादास्पद किताब उनकी रही जो कई सालों तक पब्लिकेशन पे बैन रहा भारत इतिहास और संस्कृति, उसमें उन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति की प्रणाली बदलते ही आलोचकों की नाड़ी छूटने लगती है। मुझे इस बात का गहरा संदेह है कि इसका कारण यांत्रिक बुद्धि है। अपनी अपनी थियरीज और सिद्धांतों के कटघरे में किसी नई प्रवृत्ति को नई फंसते देखकर उस नई प्रवृत्ति को ही निंदित किया गया, न कि उन सिद्धांतों को बदला गया और उन सिद्धांतों के संबंध में अब तक उनकी अपनी जो समझ थी उसमें परिवर्तन किया गया। उन्हें अपने अपने बौद्धिक मानसिक ढांचों की ज़्यादा फिक्र थी, किसी नई प्रवृत्ति के जीवंत तथ्यों की नहीं। मुझे लगता है कि इसे एलोबरेट किसी तरह की व्याख्या की जरूरत है नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक मैं अपनी बात उस तरीके से पहुंचा सकूं कि समझने में उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कम्युनिकेशन शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, विवेकानंदा का एक फेमस कोटेशन है इस पर कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ मच नॉलेजेस हैव यू, इम्पोर्टेंट इज दैट व्हाट्स द मेथड हैव यू एक्सप्लेन योर नॉलेजेस। कि मैं एक लेवल तक चाहूँगा कि जो चीज़ें हैं आदिवासी दर्शन की जो वैश्विक समस्याएं हैं और उसका आदिवासी दर्शन से क्या समाधान निकल सकता है या दर्शन क्या है और ये आज की पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में किस तरीके से वैश्विक धरातल पर इस दर्शन की आवश्यकता है, इसको लेकर मैं एकदम उस लेवल तक समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पहली ही बार में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अक्सर ये समझता था कि वैश्विक समस्याओं में आतंकवाद जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन बाद के अध्ययन में मैंने महसूस किया कि वैश्विक समस्याएं आतंकवाद न होकर तापमान का बढ़ना और उससे ग्लेशियरों का पिघलना, उत्तरी ध्रुव के ग्लेशियर जब पिघलेंगे समुद्र में पानी आएगा और समुद्र का पानी जब बढ़ेगा तो फिर भूपटल पर पानी के जलस्तर जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ने लगेगा और ये एक बड़ी समस्या आएगी, एक प्राकृतिक समस्या है। इसके साथ साथ ओजोन का क्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है और जो महामारियां हैं ये वैश्विक समस्या हैं। और ये किस लिए है? क्योंकि इन समस्याओं से वो आतंकवादी संगठन भी कटघरे में हैं और ये समस्याएं उनके लिए भी समस्या हैं जिन्हें हम वैश्विक समस्या समझते आ रहे हैं। आदिवासी दर्शन को आप मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ एक बेवर की बात रखी जाए। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि किसी दर्शन जीवन को व्यापक रूप से समझने की एक कला है। इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में आप देखेंगे कि वैज्ञानिक और खोज जैसी तर्क प्रणालियों पर बल दिया गया और हमारे यहाँ मोक्ष प्राप्ति पर तमाम तरह की चीज़ें, धर्म अर्थ काम मोक्ष और फिर सत्यम शिवम सुंदरम, दर्शन में सत्य का और साहित्य और कला में सुंदर के रूप की अभिव्यक्ति होती है, नीति में शिव की। तो कहना यह है कि जो आदिवासी दर्शन है, आप सब दर्शन जानते हैं क्या है। मैं सीधे आऊँगा कि आदिवासी दर्शन क्या है
और उसे हमें किस रूप में देखा जाना चाहिए। आदिवासी दर्शन के कुछ तत्व हैं जिनके आधार पे आप समझ सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए अक्सर ये बताता हूँ कि 7 से हम आदिवासी दर्शन को व्याख्यायित कर सकते हैं। मसलन स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता, सहजीविता, सह अस्तित्व, सामूहिक समरसता या इस तरीके के। अब ये जो चीज़ें हैं ये आदिवासी दर्शन में किस तरीके से जुड़ती हैं इस पर भी बात करूंगा। आदिवासियों के प्रत्येक कार्य व्यवहार में इन चीजों को देखा जा सकता है। आदिवासी दर्शन प्राकृतिक उपादानों पर या प्रकृति के समीप रखने योग्य या प्रकृति को के साथ आवयविक संबंध रखते हुए हर घटना में सहभागी होता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है लिखा है कि ऋतस्य यते प्रेता, कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार जियो। तो ये आदिम समुदाय की जो वैचारिक प्रणालियां थी वहां से चीजें ली गई जो बाद में इनका लिखित रूप सामने आया। एक चीजें हमें पूरे आद्यंत विवेचन के दौरान हमें ये चीजें देखनी होगी कि जो समुदाय स्थायी रूप से कहीं बसे हुए थे उनमें, और जो समुदाय एक समय के बाद स्थान परिवर्तित करते रहे, उनके विचारों में हमेशा अंतर रहेगा, क्योंकि दोनों की कार्यप्रणाली इस तरीके की रही है। एक का जीवनानुभव लंबा रहा है और एक ने लगातार अपनी जगह बदली है और कई आक्रांताओं के रूप में आए हैं, कई किसी विछड़न से या कहीं किसी से उपद्रव के माध्यम से प्रताड़ित किए हुए समुदाय हैं। इसी तरीके से मानव सभ्यता के उद्भव काल से आदिवासियों में प्रकृति के प्रति रागात्मक और आवयविक संबंध रहे हैं। वो प्रकृति को उसी हद तक प्रयोग में लाने की बात करते हैं जिस हद तक उन्हें उसकी आवश्यकता होती है। तो प्रकृति के साथ आवयविक संबंध होना आदिवासी दर्शन में है। आदिवासी दर्शन के अनुसार सृष्टि सर्वोच्च नियामक सत्ता है, मतलब सृष्टि सबसे बड़ी सत्ता है। संपूर्ण सजीव और निर्जीव जगत तथा प्रकृति, इन सभी का अस्तित्व एक समान है। मनुष्य का प्रकृति और प्रकृति के उपादानों के साथ सहजीवी का संबंध है। जिन चीजों पर बाद के विचारकों ने ध्यान दिया, जैसे महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था अपरिग्रह, भगवान बुद्ध का संपत्ति विहीन भिक्षु, कबीर की माया में 8 अग्नि, और महात्मा गांधी के लालची मनुष्य की भर्त्सना जैसे, और उनके जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत थे, ये जो सारा दर्शन है ये जिस निजी संपत्ति को सारे झगड़ों की जड़ बताता है, ये सारे जो दर्शन हैं, सारे जो विचार हैं, आदिवासी दर्शन इस समझ को अपने आदिम साम्यवाद से लेकर अब तक अपने समाजों में बहन करता है या जीता हुआ आया है। आदिवासियों में आज भी वस्तु विनिमय की प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। इस कोरोना के चलते राजस्थान के एक मेरी डिस्ट्रिक्ट में एक समुदाय, आदिवासी समुदाय ने, मीणा आदिवासी समुदाय ने अपने 2 बीघा की जो खेत की जो गेहूं की जो फसल खड़ी थी उसको एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसके पास खेत नहीं थे और मजदूरी करता था, लेकिन कोरोना के चलते उसकी मजदूरी उसके हाथ से छूट गई और इसलिए उसने उसको खेत दे दिया, जो कि वस्तु विनिमय से भी एक कदम आगे की चीज़ें हैं। तो और वस्तु विनिमय किस तरीके से कि जब मैं आगे समझाऊंगा, इस पर डिटेल से बात करूंगा। इसके अलावा जो सिद्धांत भर्तरी ने लिया था, साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ये जो चीज़ें उन्होंने ली हैं कि साहित्य, संगीत और कला एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें उन्होंने जहाँ से सीखी है वहाँ भी आपको इन समुदायों की वैचारिकी मिलेगी। ये समुदाय चाहे अलग रूप से या सामूहिक रूप से साहित्य, संगीत और कला में हमेशा रुचि रखते हैं। उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया, उनका संरक्षण नहीं किया गया, इसलिए अदरवाइज जो नी ध्वनि है हमारे संगीत में, या प्रोफेसर रामदयाल मुंडा ने लिखा है कि ऊंची तान की जो नी ध्वनि और तमाम जो चीज़ें हैं वो उसका संबंध आदिवासी समुदायों से हैं।
भील समुदायों में ऐसे बुजुर्ग आज भी मिल जाएंगे जो सुबह उठते ही धरती माँ को छूते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन भर आपकी छाती पर चलूँगा, इसलिए मुझे माफ़ करना। तो प्रकृति के प्रति या भूमि के प्रति ये जो कृतज्ञता का भाव है। विभिन्न समुदायों में टोटम सिस्टम है, गणचिन्ह प्रणाली जिसको बोलते हैं। ये क्यों किसी समुदाय में आई? जैसे कई समुदायों में केकड़े हैं, कहीं में मोर हैं, कहीं जो है किसी तरीके का जानवर है, कहीं मछली है। अब जैसे ये टोटम प्रणाली क्यों डेवलप हुई? क्योंकि जिस समुदाय जहाँ रहता था और उसके पास, जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में चूंकि पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वहाँ मछलियाँ बहुत कम हैं, तो उसको एक टोटम, एक गणचिन्ह मान लिया गया कि ठीक है, इसकी पूजा करेंगे, इसको बचाएंगे और ऐसे जीवों को खाएंगे जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जो टोटम प्रणाली का जो सिस्टम है, ये उसके दर्शन का एक भाग है कि हम किस तरीके से किस तरह के जीवों को बचाएं जिनकी संख्या कम है और ऐसे जीवों का उपयोग करें जिनकी संख्या अधिक है। इसके अलावा एक और उदाहरण आपको मिलेगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे सुशिक्षित राज्यों में जो लिंगानुपात की जो समस्या है, उससे भिन्न आदिवासी समुदायों में जो लिंगानुपात में 2011 के आंकड़े आपको बताऊंगा कि जनगणना में देश में प्रति 1000 पुरुषों के साथ स्त्रियों की संख्या 940 है, जबकि आदिवासी समुदायों में ये 990 है। 1000 पुरुषों पे 990, जबकि भारतवर्ष में वो 940 है औसत उसका। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता और समानता, जिन 7 सह से मैंने बताया, स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता, सहजीविता, सह अस्तित्व, ये सब मिलकर आदिवासी दर्शन का विकास करते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, जैसे आदिवासियों में घोटोल और इस तरह की जो परंपराएं मिलती हैं, भगोरिया परंपरा, विवाह की उदात्त परंपरा, जहाँ वर वधू चुनने की एक स्वतंत्रता रहती थी। तो ये स्वतंत्रता, समानता होने की वजह से और इसी वजह से लिंगानुपात की वहाँ समस्या नहीं है। स्त्रियों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार की समस्या नहीं है। वहाँ विधवाओं के भी पुनर्विवाह होते थे। जैसे एक पिछोड़ला परंपरा हुआ करती थी जिसमें विधवा स्त्री को मृत पुरुष के छोटे भाई के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी अगर वे कवारा है तो ये जो इस तरह के जो ट्रेडिशन है, जो कला, ये जो सोच है उनकी, ये सोच धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक दर्शन बनता है किसी समुदाय विशेष का। मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आदिवासी दर्शन के मूल्य मीमांसाओं की अगर बात करें तो उसमें स्वायत्तता, समानता, सामूहिकता जैसे नैतिक मूल्य आएंगे। जानवरों के प्रति, मवेशियों के प्रति उदार दृष्टि। आदिवासी दर्शन के अनुसार जानवरों के दूध पर पहला हक उनके जानवरों का होता है, उनके बच्चों का होता है। ब्राजील के आवा समुदाय की महिलाएं बंदरों के अनाथ हो गए बच्चों का ख्याल रखती हैं। अंडमान के आदिवासी पेट भरने के लिए उन जीवों को आखेट करते हैं जो बहुतायत में हैं, उनका संरक्षण करते हैं जो कम हैं, जो टोटम सिस्टम मैंने आपको बताया। मंगोलिया के दुखा नामक आदिवासी समुदाय की मान्यता है कि सभी जानवरों के साथ उनका आध्यात्मिक रिश्ता है। रेड इंडियन आदिवासियों में आज भी सबसे लोकप्रिय उनकी जो कविता है, वह प्रकृति को समर्पित एक कविता है, प्रार्थना गीत है। बैगा आदिवासियों का अभी भी ये विश्वास है कि जंगल, जमीन जीवन यापन के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। पृथ्वी के साथ अन्य कोई छेड़खानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मैं इसके अलावा 2-3 चीज़ों का जिक्र करूंगा जो इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में कोई भी आपको सवाल आए वो आप साथ साथ कमेंट करते जाइएगा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1854 में सिएटल जो शहर है अमेरिका का, वहाँ रेड इंडियन आदिवासी मुखिया को उन्होंने एक पत्र लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति ने और कहा कि हमें यह ज़मीन चाहिए। ज़मीन खाली करने के लिए बोला था कि भाई सिएटल को हम एक शहर बनाएंगे और इस बस्ती को खाली कर दीजिए। तो वो जो पत्र मिला था आदिवासी मुखिया को और फिर उसने जो उसका जवाब दिया, उसमें आपको आदिवासी दर्शन की कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 1854 में रेड इंडियन आदिवासी मुखिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा प्रत्युत्तर में, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमसे वो चीज़ मांग रहे हो जो हमारी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि क्या आप पृथ्वी की ऊष्मा खरीद सकते हो, क्या इसकी नमी बेच सकते हो। तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ उसका अंश मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
आदिवासी मुखिया, रेड इंडियन आदिवासी मुखिया ने लिखा कि कोई आकाश या पृथ्वी की ऊष्मा कैसे खरीद या बेच सकता है। हमें तो ये बात ही विचित्र लगती है कि हवाओं की ताजगी या जल की चमक के हम जब मालिक ही नहीं, तो तुम उन्हें हमसे कैसे खरीद सकते हो। मतलब आदिवासियों ने यहाँ, उस समुदाय ने ये नहीं कहा कि हम इसके मालिक है, कहा कि हम इसके मालिक ही नहीं हैं, तो आप हमसे खरीद कैसे सकते हो। वाशिंगटन का जब बड़ा मुखिया हमें प्रस्ताव भेजता है कि वह हमारी भूमि खरीदना चाहता है, तो वह हमसे बहुत बड़ी चीज मांगता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जंगली हूं और कोई अन्य तरीका नहीं जानता। मैंने प्रेरी के चारागाहों में हजारों भैंसों के सड़े हुए मृत शरीर देखे, जिन्हें विस्तार से गुजरती हुई ट्रेनों से गैर आदिवासियों ने गोली का निशाना बनाया। मैं जंगली हूं और यह नहीं समझता कि धुआं उगलने वाला लोहे का घोड़ा, वो ट्रेन के इंजन की बात कर रहे थे, कि धुआं उगलने वाला लोहे का घोड़ा उस भैंस से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया जिसे हम अपने जीवित रहने के लिए मार देते हैं। मानव सृष्टि पशुओं के लिए बिना क्या है। यदि सारी पशु सृष्टि अदृश्य हो गई तो आत्मा के सूनेपन से मानव मर जाएगा, क्योंकि जो कुछ पशुओं के साथ होता है वह शीघ्र ही मानव के साथ होता है। ये बहुत समझने वाली बात है कि ये जो उन्होंने अपने जीवन अनुभव की चीज़ें कही कि जो कोई जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उसके जो लक्षण दिखते हैं, उनमें से एक ये कि जो पशुओं के साथ होता है वो धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता के साथ भी होने लगता है। सभी चीज़ों का आपस में अनिवार्य संबंध है। इतना तो हम जानते हैं कि इस धरती का स्वामी मानव नहीं है, ये रेड इंडियन आदिवासी मुखिया ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके संबंध थे प्रकृति के साथ, उस पर भी लिखा है कि नदियां आदिवासियों की छोटी बहनें हैं, क्योंकि उससे उन्हें वही प्यार मिलता है जो बहन से मिलता है। इसी क्रम में वे नदियों की रक्षा बहन की तरह करते हैं। आदिवासी जंगल के पशुओं के साथ भाई बहन के संबंध का निर्वाह करता है। वे जानवरों को, मवेशियों को नदियों के साथ बहन का संबंध क्यों, क्योंकि वो जानते हैं और वो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि भाई इन्होंने जीविकापार्जन के लिए हमें जल दिया और हमारे क्षेत्र में हमारे मवेशियों के लिए काम में आती है नदी और हमारे लिए काम में आती है। तो उसको उसी प्रकार जिस तरीके से बहन भाई को प्यार करती है, उसी तरीके से आदिवासी भी उसके साथ बहन जैसा प्रेम करते हैं। इसी तरीके से मवेशियों को भाई मानते हैं और क्योंकि वो उनके साथ कृषि उपक्रमों में बहुत काम में आते हैं और उसके साथ सहजीवी बनकर जीवन जीते हैं। प्रकृति के सभी घटक आपसे एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि भाई कीट पतंगे जो हैं उनको छिपकली खाती है, छिपकली को दूसरा जीव खाता है, फिर सांप और शेर तक का जो खाद्य जाल आपने देखा होगा। इस खाद्य जाल में आदिवासी भी एक घटक का काम करते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण या असंतुलन किसको बोलते हैं कि जब खाद्य जाल में किसी एक समुदाय विशेष का बढ़ जाना या किसी का घट जाना उसमें असंतुलन पैदा करता है, जो प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं का प्राथमिक कारण होता है। इसलिए ये जो पर्यावरण, जो हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट डिस्कोर्स है, उसको आपको आदिवासी दर्शन के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पर्यावरण विमर्श और आदिवासी विमर्श का आवयविक संबंध है। आपको एक दूसरे से समझकर चीज़ों को देखना होगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगा इसी को लेकर कि दर्शन की चीज़ों को लेकर, सिर्फ एक पेड़ से जुड़ी हुई। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ एक पेड़ बहुत मिलता है बहुतायत में, पीलू उसका नाम है। जब हम उस पेड़ पर बचपन में जाते थे पीलू तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले घर से निकलते थे तो मग में पानी लेके जाते थे और वो पानी उस पेड़ की जड़ों में डालते थे। मतलब क्या कि आपको जल की जरूरत है, हमने जल दिया, हमको फल की जरूरत है, हम फल लेंगे। ये वस्तु विनिमय क्या है कि भाई मुझे बाजरे की 2 रोटी दे दो और मुझसे तुम गेहूं की ले लो। वो मार्केट नहीं था उनके बीच में उस समय। तो वो हम क्या करते थे, बचपन में जल चढ़ाया, फिर चप्पल उतारते थे, फिर ऊपर चढ़ते थे।
चप्पल उतार के ऊपर चढ़ने का मतलब था कि उस पेड़ को देवत्व प्रदान करना। देवत्व की जो भावना किस तरीके से, ईश्वर के अंश किसको माना आदिवासियों ने, जो उनके साथ सहजीवी साथ रहकर जीते थे। किसी निर्जीव चीज़ों को कभी नहीं माना, या तो उन्होंने पुरखों को माना या लोक देवताओं को, जो सारे पुरखे थे, और या प्राकृतिक अवयव थे। तो पेड़ को देवत्व प्रदान क्यों किया कि भाई पेड़ उनके साथ रहता है, जीता है और उनके काम में आता है। तो चप्पल उतारकर पेड़ पर चढ़ना, उसको देवत्व प्रदान करना। फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के पीलू 3 तरह के होते हैं, लाल, पीला और एक हरा टाइप का भी आता है। तो अब ये क्या होता है कि एक फल होता है जिस तरीके से बेर होता है, तो एक लफर उसको बोलते हैं हम लोग, जो पेड़ की अंतिम छोटी डालियां होती हैं उनको लफर बोलते हैं। और ये कहा जाता था हमसे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई लफरों से पीलू नहीं तोड़ना है, क्योंकि और बोलते थे कि नहीं तो तुमको पाप लगेगा। अब पाप की अवधारणा का विकास कैसे हुआ? एक्चुअल क्या था कि लफर से ही पेड़ के आगे का क्रमिक विकास होना संभव होता है, और कच्ची डालियां होती हैं पेड़ की। तो इसलिए उन कच्ची डालियों को नहीं तोड़ने के पीछे जो साइंस था, तो उसके पीछे जो पाप की अवधारणा क्यों बनी कि पाप वो है जिससे किसी को चोट पहुंचे। फिर उसके बाद ऊपर चढ़कर हम गीत भी गाते थे, और एक गीत मुझे अभी भी याद है कि पीलू पीलू में गिंदौड़ी नीचे डोले रंडुआ, और इस तरीके के कई तमाम गीत गाते थे। तो जो लोक गीतों की जो परंपरा आदिवासी समुदायों से निकलती है, तो हम किस तरीके से बचपन से फिर वहाँ कई खेल भी खेलते थे, गुला काकड़ी वगैरह। और ये माना जाता था कि भाई जिस साल उस पेड़ में फूल सबसे ज़्यादा आते थे, उस साल संबत बहुत अच्छा होगा, मतलब मानसून बहुत अच्छा रहेगा।